हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, इसमें जो हम लोग बीपीएससी को टारगेट करके करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा करंट अफेयर्स का पहला सेशन है। और पहला सेशन हम लोग जो है वो सितंबर मंथ का लिए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सितंबर से लेकर के जाएंगे लास्ट सितंबर तक। ठीक है, यानी कि सितंबर 2024 से लेकर के जाएंगे हम लोग 2023 के तरफ। उल्टा चलेंगे हम लोग, पहले सितंबर का करेंगे, फिर इसके बाद अगस्त का करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग जुलाई, फिर जून, फिर मई, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये हम लोग टोटल एक साल का तो करेंगे ही करेंगे, रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा। जो डिटेल इनका दृष्टि का जो मंथली मैगजीन आता है, जो मंथली मैगजीन आता है दृष्टि का, उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इसमें करंट अफेयर्स का। तो बीपीएससी जो 70वीं बीपीएससी है उसके पीटी के लिहाज से हम लोग इसमें टारगेट करेंगे और क्वेश्चन भी कुछ देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा थियरी का सेशन होने वाला है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम लोग एक बार थियरी जो है बढ़िया से कवर कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पे चलेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग थियरी कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगता है वो कमेंट करके भी हमें बताइए। ठीक है, उसी के अनुसार हम अपने सेशन में जो है वो सुधार करेंगे, आगे जो है सुधार करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेशन नया है, चैनल नया है, तो अभी जो है थोड़ी जो है आपको अनयूजुअल लगती होगी जो एस्टेब्लिश हैं उनसे। ठीक है, लेकिन कंटेंट जो है हम आपको अच्छे अच्छे अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, ये 70वीं बीपीएससी के लिहाज से तैयारी किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाला है। इसमें आपको पूरा का पूरा जो है वो एक महीने के अंदर में जितने भी न्यूज़ में रहे हुए चीज़ है, जैसे कि भूमि सर्वेक्षण पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट की गई है। जो अभी सर्वेक्षण चल रही है भूमि की, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट की गई है। उसके सर्वेक्षण के जो नियम प्रणाली है, जो विभाग है उसमें, तो उसके तहत ये न्यूज़ में बनी हुई थी, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है बिहार में मेगा इंडस्ट्री के प्लेयर्स के बारे में देखेंगे। बिहार में जो इंडस्ट्री लग रही है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ निवेश किया जा रहा है। ठीक है, पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया है, तो उसकी हम लोग देखेंगे। हरित तालिका जो है 30/2024 का, उस पर हम लोग देखेंगे। हर तालिका 30। मुजफ्फरपुर अस्पताल में कोई मरीज नहीं आया है बीमारी से संबंधित, तो उसके लिए हम लोग भी देखेंगे। बिहार को 4 और वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं, इस पर भी अपडेट देखेंगे। पितृपक्ष मेला जो है गया में लगी है अभी कुछ दिन पहले, तो उस पर हम लोग अपडेट जो है साझा करेंगे। विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना चलाई जा रही है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ा समस्या है। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ जो है सितंबर अगस्त में काफ़ी भयंकर बाढ़ आई थी कोसी की तरफ, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण पे अपडेट आया है। बिहार पर्यटन और बाजार नीति 2024 लागू की गई है, उस पर भी हम लोग न्यूज़ देखेंगे। और सहारा इंडिया निवेशकों के राहत प्रयास किया गया है, उस पर भी एक करीब नज़र डालेंगे कि अभी तक की क्या कहानी रही है। ठीक है, फिर एक त्यौहार है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है बिहार का, जितिया, जिसको हम लोग कहते हैं जीवित पुत्री का त्यौहार। ठीक है, आमतौर पर हम लोग इसको जितिया कहते हैं, तो उस पर भी अपडेट आया है, तो उस पर भी हम लोग एक बार इस त्यौहार को देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले से बिहार भूमि सर्वेक्षण से। पहला हमारा कंटेंट है वो क्या है, बिहार भूमि सर्वेक्षण है, उस पर शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों बनी थी। तो हाल ही में जो है वह बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जो समाधान के लिए बार बार ब्लॉक कार्यालयों का चक्कर लगाने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, तो भूमि से संबंधित जितनी समस्याएं हैं सर्वेक्षण में, उसके लिए समाधान करता है। तो उस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो उसके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बिहार में भूमि सर्वेक्षण का इतिहास देखें तो भूमि संबंधी आंकड़ों को डिजिटल बनाने और भूमि विवादों को सुलझाने के लिए 45,000 गाँव में सर्वेक्षण कार्य जारी है। ठीक है, जिसे पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। उद्देश्य क्या है कि सरकारी भूमि की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाना, भूमि संबंधी विवादों को कम करना तथा भूमि संबंधी मुद्दों से संबंधित अपराधों को रोकना है। ठीक है,
यदि भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो भूमि को सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं ना जो प्रति छोड़ा हुआ जमीन है, कोई उस पर कब्जा कर लिया, किसी के पास पेपर नहीं है और कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ऐसी जो भूमियां हैं वो सरकार के पास वापस आ जाए, इसके लिए भी सर्वेक्षण कराना जरूरी है। ठीक है, ये कार्य कैसे किया जा रहा है, तो एक बार सर्वे पूरा हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट कर लिया जाएगा। अद्यतन हो जाने पर दस्तावेज रोके जाने संबंधी शिकायतों का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, कानूनगो और लेखपालों सहित अधिकारियों को जनता को सूचित करने के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है। इसमें क्या करता है कि गांव-गांव में, मौजा में जा करके जो क्या है तो शिविर लगाया जाता है, और वहाँ पे कानूनगो और लेखपाल जो है सबको सूचित करता है कि कहाँ सर्वे हो रही है और क्या कौन कौन से कागज़ जो है आपको जमा करने पड़ेंगे, दिखाने होंगे आपके ज़मीन के संबंधी। ठीक है, चलिए, तो चर्चा में ये क्यों बनी हुई थी भूमि सर्वेक्षण, तो ऐप लॉन्च किया गया है कि उस पर आपको कोई समाधान है, कोई दिक्कत है, तो आप ऐप पे जा करके सारी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम क्या है, ठीक है, भूमि सर्वेक्षण संबंधी व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो समाधान के लिए बार बार ब्लॉक या कार्यालयों को चक्कर लगाने की समस्याओं का क्या करता है, समाधान करता है। ठीक, तो सर्वे ऐप है ये। दूसरा है कि बिहार में मेगा इंडस्ट्री प्लेयर्स। ठीक है, ये चर्चा में क्यों बनी थी, तो वर्ष 2022 और 24 के बीच जो है वो 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पास किया गया, जो वर्ष 2016 और 2022 के बीच प्राप्त 2500 करोड़ रुपए की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। ठीक है, 16 से 22 के बीच जो है वह कितना, 2500 करोड़ रुपए निवेश किए गए थे, लेकिन अब जो है 22 से 24 के बीच में 12,000 करोड़ रुपए जो है वह निवेश किए जा चुके हैं। तो इनके तुलना में 16 से 22 की तुलना में जो 5 वर्ष किया गया था, ठीक है, 4 वर्ष कितना, 6 वर्ष, इन 6 वर्षों के बीच में जो निवेश किया गया वो इन 2 वर्षों के बीच के निवेश का कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये चर्चा में बनी हुई है। टर्न अराउंड में देखें तो इन्वेस्टमेंट बिटवीन जो है वह 16 और 22 को देखें, 2016-2022 के बीच 2500.57 करोड़ जो है वह किया गया था। कितने इंडस्ट्रियल यूनिट, 353 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, लेकिन उतना ही इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए अब जो है 12,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है। बिग टिकट इन्वेस्टमेंट इन लास्ट 3 ईयर है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया गया है। 2021 में 800 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल पटना के लिए, ठीक है, जयप्रभा मेदांता खुला है पटना में 2021 में, वो 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया, कंकरबाग में है ये। ठीक है, पेप्सिको बेगूसराय में इसका फैक्ट्री खोला गया जिसमें 550 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट किया गया है। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज पटना में जो है वो 250 करोड़ रुपये से 2023 में खोला गया है। ताज सिटी सेंटर जो है वो पटना में वह 500 करोड़ रुपये से इन्वेस्ट किया गया है इसमें। ठीक है, और कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो निवेशक जैसे कि ब्रिटेनिया है, पेप्सिको है, टाटा समूह है जो मेदांता खोला है, और मेदांता जैसी है प्रमुख ताज है ना, टाटा समूह किसमें, ताज में। ठीक है, और मेदांता जैसे प्रमुख कंपनियां जो है राज्य में निवेश कर रही हैं। क्षेत्रीय केंद्र या फोकस देखें कहाँ निवेश किया जा रहा है, तो मुख्य रूप से कपड़ा, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण और सीमेंट उद्योगों में विकास किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, प्रमुख परियोजना में अंबुजा सीमेंट्स की 1600 करोड़ रुपए की इकाई जो है वह इन्वेस्ट की गई है। टाटा समूह द्वारा ताज होटल और मेदांता का अस्पताल शामिल है। ठीक है, निजी खिलाड़ियों के आने से स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम हुआ है। प्रचुर मात्रा में कच्चे माल द्वारा समर्थित खाद्य प्रसंस्करण में बिहार की ताकत को भविष्य के लिए वृद्धि के उद्देश्य से वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। उद्योग के लिए सरकारी पहल, राज्य ने पिछले 2 वर्षों में 5,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाया है और 7,592 एकड़ भूमि पट्टे पर दी है। 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं तथा पश्चिमी चंपारण और बक्सर में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रही है, उसकी योजना बनाई गई है। ठीक है, 31 जिलों में जो है नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं और पश्चिमी चंपारण और बक्सर में क्या क्या बना रहा है, SEZ यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है उसका निर्माण करने की योजना बनाई गई है।
चुनौती क्या है बिहार में निवेश करने में? तो प्रगति के बावजूद निवेशकों को भूमि की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे, व्यापार करने में आसानी और श्रमिक अशांति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सरकार ने एकल खिड़की प्रणाली, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ाने और सरकारी प्रोत्साहन को बढ़ाने पर बल दिया है। धीरे धीरे जो है ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर कर ली जाएंगे। चलिए अब दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। दूसरा हमारा आज का न्यूज़ है पेयजल परियोजना का शिलान्यास। देखिए हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, तो हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, कितने? तो 1347 करोड़ की परियोजना का आधारशिला रखी गई है। कहाँ? औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में। मुख्य बिंदु पे यदि बात करें तो अन्य पहल जो है इसमें है कि रोहतास जिले के डेहरी में, ठीक है, एक राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI है, वो तकनीकी प्रयोगशाला और स्ट्रीट लाइटों और आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। ठीक है, रोहतास जिले के डेहरी में। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP, जिसे जीविका दीदी हम लोग कहते हैं या जीविका के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत जो है 1864 जीविका स्वयं सहायता समूहों को 74.17 करोड़ रुपए का चेक वितरित किया गया है। ठीक है, जीविकाओं को चेक दिया गया है, स्वयं सहायता समूह को निवेश करने के लिए जो है पैसे दिए गए हैं। ठीक है, जीविका क्या है? तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यह एक ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो बिहार के ग्रामीण विभाग के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जीविका निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित होगा। ठीक है, विभाग भी पूछाएगा तो ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा, तो ये संबंधित है। ठीक है, यहाँ से एक और प्रश्न बनाया जा सकता है कि विश्व बैंक या स्टेटमेंट के रूप में भी बनाया जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप VBI के रूप में कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, वन लाइनर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पेयजल परियोजना का शिलान्यास हाल ही में कहाँ किया गया है, उसमें दिया जा सकता है आपको 3-4 जिले के नाम दिए जा सकते हैं, जिसमें औरंगाबाद, डेहरी। डेहरी किस जिले में है? तो ये रोहतास जिले में है। ठीक है, ये रोहतास जिले में, तो 3 जिला शामिल है इसमें, एक तो औरंगाबाद है, एक रोहतास है और एक सासाराम है। 3 जिले हो गए। ठीक है, औरंगाबाद शहर में ही है, तो औरंगाबाद, रोहतास और सासाराम। रोहतास में कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है? तो ये डेहरी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको छाट करके और क्वेश्चन को जो है क्या कहते हैं तोड़ मरोड़ करके पूछा जा सकता है। एक यहाँ जो है सोन नदी को, ठीक है, पिछले कुछ दिनों जो है एकदम से पीने के लिए पानी गंगा जल की व्यवस्था की गई थी, वो नालंदा जिले में, गया जिले में। ठीक है, तो वो अलग है, और ये सोन नदी का जल जो है उपलब्ध कराया गया है। ठीक, सोन नदी को इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सोन नदी क्या है? 12मासी नदी है, इसमें साल के 12 महीने क्या होते हैं? पानी रहते हैं, मध्य भारत से होकर ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, सोन नदी जो है यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी जो है दक्षिणी सहायक नदियां हैं। गंगा के जो अधिकतर सहायक नदियां किधर से आती है? उत्तर से आती है। यमुना एक बड़ी सहायक नदी है जो नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर का कहने का मतलब है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, और गंगा में जाकर के मिलती है। उसके बाद सोन जो है वह दूसरी ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहते हुए गंगा में मिलती है, पटना के आसपास में। ठीक है, सोन नदी जो है गंगा में मिलती है, तो ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है सोन नदी से संबंधित। ठीक है, मैप हमें हम लोग देख लेते हैं। मैप में ये देख लें, ये गंगा हो गया, ठीक है, सॉरी ये यमुना हो गया, ये यमुना की जो है वो नदी है। ठीक है, यहाँ से इधर से ये आती है गंगा, और इलाहाबाद में आकर के यमुना, गंगा यमुना जो मिल जाती है, ये घाघरा नदी है, ये इधर से जाती है, और ऐसे करके सोन नदी देखिए ये MP से होते हुए ये पार्वती सिंध वगैरह सब बहते हुए जाती है। ये जो मैप दिया हुआ है ये अधूरा मैप है, ये इलाहाबाद के बाद का मैप नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसमें आपको कुछ करके देखते हैं। तो यदि हम लोग देखें, चलिए ये गंगा नदी है, कहाँ मैप बनाएं? चलिए यहीं बनाते हैं मैप। मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है, इस तरीके से गंगा नदी है, तो ये इधर से पटना के पास में जो जा करके सोन नदी जो है वह मिलती है। ठीक है, सोन नदी मिलती है, यहाँ पे पटना है।
चलिए, हरितालिका तीज जो है वो 2024, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हरतालिका तीज 2024 ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। देखिए, हरतालिका तीज व्रत जो है वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। 2024 में यह दिवस कितना 6 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है। हरतालिका का अर्थ क्या है कि दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हरत यानी कि अपहरण, और आलिका का मतलब होता है स्त्री मित्र। इसका पृष्ठभूमि क्या है कि भगवान शिव की भक्त देवी पार्वती को उनके पिता की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु से उनके विवाह से बचाने के लिए उनकी सहेलियों ने उनका क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। ठीक है। पार्वती ने भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति की पूजा की, जिससे वे प्रसन्न हुए और अंततः उनका विवाह हो गया। महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए देवी गौरी से आशीर्वाद लेने के लिए स्वर्ण गौरी व्रत रखती हैं। ठीक है। ये इन तीज व्रत के पीछे की थोड़ी जो है वो मान्यता और कहानियाँ हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में प्रमुख जो है वो क्या है, राजस्थान में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार और झारखंड में ये पर्व जो है तीज मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसे गौरी हब के नाम से भी जाना जाता है। तीज त्यौहार की बात करें तो 3 मुख्य तीज जो है त्योहारों में, एक हरियाली तीज और कजरी तीज के साथ सावन एवं भाद्रपद के महीनों में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये तीज के बारे में थी। मुजफ्फरपुर की बात, यहाँ से देखिए तीज इम्पोर्टेंट क्यों था। तीज त्यौहार के बारे में तो एक तो यह है कि त्योहारों में से एक ये तो हरियाली तीज, एक कजरी तीज और सावन एवं भाद्रपद के महीनों में मनाया जाता है। तो ये 3 मुख्य त्यौहार तीज का त्यौहार है जिसमें मनाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है और आपसे पूछा जा सकता है कि तीज के ही पर्व जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों में कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसे किस नाम से मनाया जाता है, तो गौरी हब्बा के नाम से मनाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। ठीक है। दूसरा, यदि देखें तो इसमें जो है भारतीय राज्यों की बात करें तो उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में तीज मनाने का जो राज्य होगा वह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन राज्यों में मनाया जाता है। तो यहाँ आपको दिया जा सकता है, ये तो कॉलम मैच करके भी दिया जा सकता है। ठीक है। या फिर आपको स्टेटमेंट दे करके भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसीलिए ये प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए, मुजफ्फरपुर अस्पताल का देखते हैं न्यूज़ क्या है। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें कह रहा है कि ये चर्चा में क्यों थी। तो देखिए, मुजफ्फरपुर के चैनपुरा गांव में 2015 में निर्मित एक सरकारी अस्पताल स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाए जाने के बावजूद अप्रयुक्त और परित्यक्त हैं। ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के एक गांव में अस्पताल बनाया गया था। उस गांव का नाम है चैनपुरा गांव। ठीक है। 2015 में एक सरकारी अस्पताल बनाया गया था, लेकिन उसमें जो है अभी तक उसका प्रयोग जो है शुरू नहीं हुआ है और उसको परित्यक्त कर दिया गया है, मतलब उसमें कोई भी मरीज नहीं आता है। ठीक है। अस्पताल की स्थिति क्या है, तो चैनपुरा गांव में सरकारी अस्पताल 2015 में बनाया गया था, लेकिन यहाँ कभी किसी मरीज का इलाज नहीं हुआ है। 30 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का कभी उद्घाटन नहीं हुआ, यह वीरान पड़ा हुआ है। ठीक है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अस्पताल ऊंची घास से घिरा हुआ है, जो किसी डरावने घर जैसा लगता है। यह जुआरियों, शराबियों और नशेड़ियों सहित असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। निर्माण सामग्री संबंधी मुद्दे की बात करें तो अस्पताल का निर्माण मूल रूप से नियोजित स्थान से अलग स्थान पर किया गया था, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने कब्जा देने से इनकार कर दिया। ठीक है। स्वास्थ्य विभाग क्या किया, कब्जा नहीं दिया इस अस्पताल पर, और 6 एकड़ में फैला यह अस्पताल अभी भी क्या है, परित्यक्त है। तो मुद्दा क्या था इसमें, विवाद का क्या है कि जहाँ पर उसको होना चाहिए वहाँ पर नहीं बनाया गया था, किसी और जगह पे बनाया गया था। ठीक है। बिहार में यदि स्वास्थ्य सेवा की स्थिति की यदि बात करें तो स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना जो है, बिहार को स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई परियोजनाएं या तो अधूरी हैं या उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे अस्पताल हैं जो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर नहीं काम कर रही है, और कुछ जो है मैक्सिमम से ज़्यादा कैपेसिटी पर काम कर रही है, पर उसमें सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, खतरनाक है किसी भी स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए। ठीक है। यदि हम लोग बात करें तो राज्य में जो है 9112 SC है, यानी कि उप केंद्र है, सब सेंटर है। 1702 जो है वह PHC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और 57 जो है CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जिसमें 10.54% जो है PHC शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
के तहत 2341 HWC जो है वो चालू है, जबकि जिला अस्पताल DH डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उप जिला अस्पताल SDS जो है कार्यात्मक FRU यानी कि प्रथम रेफरल इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की बात करें तो इसमें देखिए राज्य जो है अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से जूझ रहा है, जिससे इसके निवासियों की देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि 1000 लोगों में से 642 लोगों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से OPD सेवाओं और 33 लोगों ने IPD सेवाओं का इस्तेमाल किया। ठीक है, हालांकि NSSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे और का यदि डाटा हम लोग 17-18 से देखें तो उसमें पता चलता है कि 18% जो है वह ग्रामीण और 23% शहरी OPD मामलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग किया गया, जबकि 70% ग्रामीण और 72% IPD मामलों में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग किया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से क्या है बहुत ज़्यादा अधिक है। अब देखिए OPD क्या होता है, जो आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, IPD होता है इमरजेंसी पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इनर पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब जो आकस्मिक आता है उसको IPD, और जो OPD है वो जनरल हम लोग जो कुछ कम जो है या लॉन्ग लास्टिंग बीमारी होती है उसको दिखाने के लिए OPD में जाते हैं। बिहार में स्वास्थ्य की चुनौतियों पर चर्चा करें तो अपर्याप्त योजना है, कार्यान्वयन की कमी है। ठीक है, निर्माण जो है गलत भूगोल पर किया गया है इसमें, जिसके कारण परियोजना को छोड़ दिया गया था। ठीक है, तोड़फोड़ और उपेक्षा, रख रखाव के अभाव के कारण अस्पताल परिसर को काफ़ी क्षति पहुंची और इसका दुरुपयोग हुआ है। उद्घाटन और संचालन का अभाव है, अस्पताल कभी उद्घाटन नहीं किया गया, न ही इसे क्रियाशील बनाया गया, जिससे यह एक बेकार संपत्ति बनकर रह गया। ठीक है, स्थानीय समुदाय पर प्रभाव, ग्रामीण स्थानीय चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं। ठीक है, उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि हम लोग सुझाव की बात करें कि क्या इसको सही किया जा सकता है कि नहीं, तो इसको बिल्कुल सही किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान न किया जा सके। ठीक है, तत्काल तो इसको मरम्मत करके संचालन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अस्पताल को कार्यात्मक बनाने के लिए तत्काल मरम्मत और नवीनीकरण करना, सुनिश्चित करना कि इमारत संरक्षित एवं रखरखाव योग्य है। ठीक है, प्रभावी प्रबंधन और निरीक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की योजना, निर्माण और रखरखाव उचित रूप से किया गया है। मजबूत निरीक्षण तंत्र को लागू किया जाना चाहिए। सामुदायिक सहभागिता जो है निश्चित करना चाहिए और स्वास्थ्य देखभाल योजना की समीक्षा और उसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, जिसके कारण से जो है वो फिर से पुनर्योज्य जो है हो सकती है। ठीक है, तो ये था मुजफ्फरपुर में जो अस्पताल निर्मित हुआ है, कौन से गांव था, चैनपुरा गांव था। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें गांव का नाम पूछा जा सकता है, चैनपुरा गांव है। ठीक है, इसके मुद्दा क्या था, इसके विवादित होने का मुद्दा क्या है कि गलत भूखंड पर इसका निर्माण किया गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अगला टॉपिक हमारा कह रहा है कि बिहार को 4 और वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। तो इस पर जरा हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया बिहार के लिए, 4 जो है नया, जिसमें राज्य का रेल संपर्क जो है इससे क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसका मार्ग जो है टाटानगर पटना, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा और देवघर वाराणसी जो बिहार से गुजरते हुए जाएगा। ठीक है, ये मार्ग जो है वह निश्चित किया गया। ठीक है, ये चारों मार्ग हैं, टाटानगर से ब्रह्मपुर, ठीक है, इसके बाद राउरकेला, हावड़ा, देवघर वाराणसी, गया से हावड़ा और भागलपुर हावड़ा। तो ये रूट है ट्रेन का। ठीक है, तो ये जो पटना से चलेगी, ये पटना से टाटानगर, टाटानगर से ब्रह्मपुर, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन की यदि हम लोग बात करें तो इसकी विशेषताएं देखिए। गति जो है वंदे भारत रेलगाड़ियों के उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण उच्च गति वाली रेलगाड़ियां के रूप में डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक रेलगाड़ियों की तुलना में कम समय में यात्रा प्रदान करती है। आरामदायक है, इसके बैठने की जगह और बेहतर सफाई, उन्नत सुविधा दिया गया है, सुविधाओं सहित जो है आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये रेलगाड़ियाँ अपनी ऊर्जा दक्षता और कम यात्रा समय के लिए जानी जाती हैं। प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें अत्याधुनिक डिजाइन किया गया है, यात्री से अनुभव लेकर के इसमें बेहतर सुविधाएं शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये वंदे भारत की कुछ विशेषताएं हैं।
पितृपक्ष मेला के बारे में देखते हैं, जो बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो मेला है, और ये एक तरह से कल्चर है, संस्कृति है यहाँ पे। चर्चा में क्यों है, तो पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महत्वपूर्ण समयावधि है जो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने हेतु समर्पित होता है। 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर को शुरू होगा, जो 2 अक्टूबर को महालया या सर्वपितृ अमावस्या के साथ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्रमुख बिंदु की बात करें तो पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान मृत पूर्वजों की आत्माएं अपने जीवित वंशजों के तर्पण करने हेतु पृथ्वी पर उतरती है। यह समय पितृदोष, जो कि पूर्वजों के ऋण का प्रतीक है, से मुक्ति हेतु अनुष्ठान करने के लिए पवित्र माना जाता है। ठीक है, अनुष्ठान एवं तो पितृपक्ष के दौरान जो है किए जाने वाले अनुष्ठानों को क्या कहा जाता है, श्राद्ध के रूप में जाना जाता है। ये अनुष्ठान श्रद्धा और पवित्रता के साथ दिवंगत आत्माओं की शांति सुनिश्चित करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु किए जाते हैं। प्रमुख अनुष्ठानों में क्या क्या शामिल है, तो पवित्र स्नान शामिल है। ठीक है, जिसमें आमतौर पर सबसे जो बड़ा पुत्र होता है वो क्या करता है, पवित्र जल में स्नान करके इनकी शुरुआत करता है, जो शुद्धता का प्रतीक है। भोजन और वस्त्र जो है वो भेंट करता है। आमंत्रित ब्राह्मणों को सात्विक भोजन और वस्त्र भेंट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृतर्पण, इसमें विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूर्वजों को जल और तिल का अर्पित किया जाता है। पशुओं को भोजन करवाना, इस अवधि के दौरान कहते हैं गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन करवाना जो है अत्यधिक शुभ माना जाता है। ठीक है, कौन से पशु, तो गाय, कुत्ते और कौवे। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय प्रथाएं यदि देखें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पितृपक्ष मनाए जाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार का गया शहर इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण अनुष्ठान आयोजित करने हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, कई लोग पितृतर्पण करने के लिए गंगा घाट पर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह विशेष पुण्यदायी है। चलिए, विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजनाएं शुरू करने वाली है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार की प्रगति की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जरा हम इसको देख लेते हैं, चर्चा में क्यों बने हुए थे। हाल ही में केंद्रीय बजट 24-25 जो पेश किया गया था, उसमें जो है बिहार में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं को विकसित करने हेतु योजना क्या की गई है, प्रस्तुत की गई है। प्रमुख बिंदु क्या थी उस योजना में, उस योजना में जो है यदि गया विष्णुपद मंदिर की देखें तो यह बिहार के गया जिले में किस नदी के तट पर, तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। मुख्य देवता यहाँ पे भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, यह मंदिर किंवदंती क्या है, तो स्थानीय पौराणिक कथाओं के अनुसार गयासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं से दूसरे को मोक्ष, पुनर्जन्म की चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है, ठीक है, प्राप्त करने में मदद करने की शक्ति देने का अनुरोध किया था। हालांकि इस शक्ति का दुरुपयोग करने के बाद भगवान विष्णु ने उसे वश में कर लिया और मंदिर में एक पदचिन्ह छोड़ दिया, जिससे वह उस घटना का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें वास्तुकला और संबंधी विशेषताएं इस मंदिर की, तो मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचा मंदिर है। इसमें 44 स्तंभ हैं जो विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक यानी कि जो मुंगेर के काले पत्थर हैं उनसे बनाए गए हैं और लोहे की पट्टियों से ये जड़े हुए हैं। ठीक है, अष्टकोणीय मंदिर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। अष्टकोणीय मंदिर है ये और पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। तो यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है स्टेटमेंट बेस। इसका निर्माण यदि देखें तो निर्माण वर्ष जो है 1787 में रानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश के तहत किया गया था। सांस्कृतिक प्रथाएं की बात करें तो यह मंदिर जो है पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जो पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए समर्पित अवधि है। बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। ठीक है, ब्रह्मकल्पित ब्राह्मण जो है, जिन्हें गयावाल ब्राह्मण भी कहा जाता है, प्राचीन काल से मंदिर के पारंपरिक पुजारी रहे हैं। बोध गया में जो है महावीर मंदिर के बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह बोध गया बिहार के गया जिले में है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह वह स्थान है जहाँ पर क्या किया था, भगवान गौतम बुद्ध को महाबोधि वृक्ष के नीचे क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता मूल रूप से कौन थे, तो सम्राट अशोक थे। जो महाबोधि मंदिर है उनके निर्माणकर्ता मूल रूप से सम्राट अशोक को माना जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, जबकि वर्तमान में इसकी संरचना 5वीं-6ठी शताब्दी की है। जो अभी जो संरचना है उस मंदिर की वो 5वीं-6ठी शताब्दी की है।
ठीक है। स्थापत्य विशेषताएं भी है। यह मंदिर क्या है, 50 मीटर ऊंचा जो है वह भव्य मंदिर है। वज्रासन पर वह विराजमान है और पवित्र बोधि वृक्ष और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 6 पवित्र स्थल इसमें शामिल हैं, जो कई प्राचीन स्तूपों से घिरे हुए हैं तथा आंतरिक, मध्य एवं बाहरी गोलाकार सीमाओं द्वारा अच्छी तरह से अनुरक्षित एवं संरक्षित हैं। यह गुप्त काल के सबसे प्रारंभिक ईंट मंदिरों में से एक है। ठीक है, ईंट के द्वारा बनाई गई यह मंदिर है। तो गुप्त काल में जो मंदिरें बनाए गए थे उसमें से जो प्रारंभिक ईंटों के द्वारा बनाए गए मंदिर है उसमें से एक है ये। ठीक है, जिसने बाद की ईंट वास्तुकला को भी क्या किया था, बहुत ही प्रभावित किया था। वज्रासन का मतलब होता है हीरा सिंहासन। ठीक है, मूलतः सम्राट अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। वहाँ पर वज्रासन स्थापित, जहाँ बुद्ध जो है ध्यान की साधना करते थे। ठीक है, ध्यान साधना करते थे, उस जगह को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है ये। महाबोधि मंदिर के पवित्र भाग की बात करें तो बोधि वृक्ष ऐसा माना गया है, जाता है कि उस वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अनिमेष लोचन चैत्य, ठीक है, यह जो सप्ताह है इसको कहा जाता है जहां बुद्ध ने दूसरा सप्ताह बिताया था, उसको अनिमेष लोचन चैत्य कहा जाता है। रत्न चक्रमा, ठीक है, जो इनके कितने 6 भाग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 भाग यहाँ पे दिया हुआ। जो 7 भाग है महाबोधि मंदिर का, उनकी बात करें तो इसमें 6 पवित्र स्थल है। ठीक है, एक तो बोधि वृक्ष है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको वृक्ष को जो है वह प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। दूसरा भाग है अनिमेष लोचन चैत्य, ठीक है, जहाँ बुद्ध ने जो है अपना दूसरा सप्ताह बिताया था। रत्न चक्रमा कह रहा है कि बुद्ध के तीसरे सप्ताह से चलित ध्यान जो है, वॉकिंग मेडिटेशन, चलते चलते जो ध्यान करने का स्थल था वो तीसरे सप्ताह, उसको रत्न चक्रमा कहा जाता है। रत्नाघर चैत्य, इसमें बुद्ध क्या कहते, भगवान बुद्ध जो थे वो चौथे सप्ताह का स्थल है वहाँ पे। ठीक है, अजपाल निग्रोध वृक्ष, बुद्ध के 5वें सप्ताह का स्थल को अजपाल निग्रोध वृक्ष कहा जाता है। लोटस पॉन्ड बुद्ध के 6ठे सप्ताह के स्थल को कहा जाता है। और राजायतन वृक्ष, ठीक है, जो राजायतन वृक्ष है बुद्ध के 7वें सप्ताह का स्थल कहा जाता है। तो ये बुद्ध के जो है वे स्थल हैं। ठीक है, मान्यता है, क्या मान्यता है कि महाबोधि मंदिर 2002 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। मान्यता है ना, ये तो फैक्ट है कि महाबोधि मंदिर को जो है 2002 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो कमेंट करके हमें बताएंगे कि बिहार के और कौन कौन से चीज़ों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है या इसकी परियोजना की गई है। ऐसा कोई स्थल है जिसको शामिल किया गया है? ठीक है, कमेंट करके बताइए। तीर्थ स्थल भी है ये महाबोधि मंदिर, जो बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। इसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले खबर पर चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि बिहार में बाढ़। ठीक है, उत्तरी बिहार जो है वह, देखिए बिहार में 2 तरह के क्षेत्र हैं, एक उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी क्षेत्र जो है वह बाढ़ से प्रभावित इलाका है और दक्षिणी क्षेत्र जो है वह सूखे से प्रभावित इलाका है। ठीक है, तो बिहार में बाढ़ जो है उत्तरी क्षेत्र में परेशान करती है काफ़ी ज़्यादा। तो हाल ही में यदि देखें तो बिहार राज्य बाढ़ से बुरी तरह जो है प्रभावित है, जिसमें 12 जिले क्या हो गए थे, जलमग्न हुए थे और 12 लाख से अधिक लोग इससे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार में बाढ़ की। बाढ़ की स्थिति को हम लोग देखें तो नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी वर्षा के कारण उत्तर और दक्षिण बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ठीक है, इस स्थिति के कारण बिहार में विशेषकर गंगा जैसी नदियों के किनारे व्यापक बाढ़ आ गई। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र क्या है, तो इससे 12 जिले प्रभावित हुए, जिनमें बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार शामिल है। ये सब किससे शामिल है, ये सब शामिल है गंगा नदी के बाढ़ से। ठीक है, निचले क्षेत्रों में रहने वाले कुल जो है 12.67 लाख लोग बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हुए। इससे प्रभावित ट्रेनों में पटना दुमका एक्सप्रेस, सरायगढ़ देवघर स्पेशल, जमालपुर किउल मेमू स्पेशल, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये सब शामिल है। ठीक है, बिहार आपदा प्रबंधन जो विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट,
जो विभाग है उसमें 361 पंचायतें जो है, उनका मानना है कि 361 पंचायतें इससे क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है बाढ़ से। ठीक है, तो ये डाटा याद रखना है। 12 जिले, पंचायत की बात करें तो कितने पंचायत, 361 पंचायत। ठीक है, बाढ़ क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग बाढ़ क्या है। तो देखिए, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा का सबसे प्रमुख प्रकार है। यह तब होता है जब पानी का अति प्रवाह भूमि को जलमग्न कर देता है, जो आमतौर पर सूखी होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हमको प्रश्न में जो शब्द होते हैं ना, यदि शब्दों का अर्थ हम लोग समझ लें तो पूरे प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, हम बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं, बहुत सालों से पढ़ते आए हैं कि बाढ़ आती है, सूखा आती है, लेकिन एक्चुअली सूखा होता क्या है, ठीक है, बाढ़ होती क्या है। तो इसीलिए बाढ़ को यहाँ जो है परिभाषित किया गया, तो ये अच्छी बात है। तो उसको हम लोग देख लेना चाहिए कि बाढ़ कब होता है, कि जब पानी का प्रवाह जो है अति प्रवाह होता है और भूमि क्या होता है, जलमग्न कर देता है। ठीक है, और कौन सी भूमि जलमग्न करता है, जो आमतौर पर सूखी होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। ठीक है, 1998 2017 के बीच जो है, बाढ़ के कारण दुनिया भर में लगभग 2 बिलियन लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ का कारण क्या होता है कि अक्सर भारी वर्षा, तेजी से बर्फ पिघलने या तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या सुनामी से उत्पन्न तूफानी लहरों के कारण आते हैं। ठीक है, बाढ़ के प्रकार देख ले तो आकस्मिक बाढ़, ये तीव्र और अत्यधिक वर्षा के कारण से होता है, और इसमें क्या होता है, तेजी से जल स्तर बढ़ जाता है, नदियाँ, नाले, चैनल या सड़कें जो है वो सब के सब क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। नदी द्वारा बाढ़ आती है, ऐसा तब होता है जब लगातार बारिश या बर्फ पिघलकर नदी का जलस्तर जो है, जो इतना नदी की क्षमता है उस क्षमता से बाहर आ जाती है। ठीक है, या क्षमता से अधिक हो जाती है जल, तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तटीय भाग में बाढ़ कब आती है, तो जब चक्रवाती तूफान आते हैं, सुनामी आते हैं, तब जो तूफानी लहरें होती है ना, उससे जो समुद्र का पानी है वो क्या करती है, तट को पार कर जाती है। ठीक है, तट का अतिक्रमण करके वो तटीय क्षेत्र में अंदरूनी भागों में आ जाती है, तो उसको हम लोग तटीय बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये तटीय बाढ़ है। आजकल जो है शहरी बाढ़ भी बहुत ज़्यादा फैली है। ठीक है, आप हमें बताएंगे कमेंट में कि शहरी बाढ़ क्या होती है। देखिए, शहरी बाढ़ वो होती है जब क्या होता है कि बहुत सारी वर्षा हो रही है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, और शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल कर जाए, वो शहर का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो जाए, वो काम नहीं करे, जो पानी बहने की दिशा है, मार्ग है, नाले हैं, वो सारे जाम हो जाए, बह नहीं पाए, और पानी जो है सड़कों पर लग जाए, जो ग्राउंड फ्लोर्स होते हैं उसमें पानियाँ भर जाए, बेसमेंट में पानियाँ भर जाए, तो उसको हम लोग शहरी बाढ़ कहते हैं। ठीक है, जो मुंबई में अधिकतर देखने को मिलते हैं, चेन्नई वगैरह सब शहरों में जो है अधिकतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर पानी का बहाव उतनी तीव्र नहीं है, दिल्ली वगैरह सब में, जैसे कि पटना में कुछ साल पहले जो है शहरी बाढ़ से पूरा का पूरा पटना जो है जलमग्न हो गया था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास भी खाली करना पड़ा था। तो इसने तेजी स्तर पे आकर के जब बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, तो उसको हम लोग शहरी बाढ़ कहते हैं। ठीक है, तो एक इसमें तो शहरी बाढ़ नहीं है, उसको भी आपको जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है एक योजना है, जिसके बारे में सवाल पूछने की बहुत ही चांस बनती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 4 स्टार देंगे, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसका देखते हैं हम लोग, ये चर्चा में क्यों रहती है, तो बिहार सरकार ने छोटे राज्य, ठीक है, सॉरी, राज्य में जो छोटे पुलिया होती है उसके निर्माण के माध्यम से ग्रामीण का जो बुनियादी ढांचा है ग्रामीण सड़क की, उसको बढ़ावा दिया है। उसको बढ़ावा देने के लिए क्या एक योजना चलाया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। ठीक है, ये पुल की बात कर रही है, सड़क के निर्माण की बात नहीं कर रही है, माफ़ कीजिएगा, हमने सड़क की भी योजना है, पर ये पुलियों की बात करिए, छोटे छोटे पुलिया होती है, जैसे कि कोई नहर गुजर रही है, वहाँ पे कोई पुलिया बनाना है, या फिर कोई जो है वह नाले गुजर रहे हैं, वहाँ पर कोई पुलिया बनाना है छोटा छोटा, या कहीं पर जो है रोड को पानी जो है एक साइड से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए वहाँ पे पुलिया बना दे, ताकि दोनों तरफ पानी चला जाए। एक तरफ जो है रोड के एक किनारे, जैसे कि मान लीजिए ये सड़क है, सड़क के इस किनारे बसा हुआ, इस मान लीजिए इस किनारे नदी बह रही है कोई, तो नदी से पानी का एरिया जो है इस तरह ये किनारा भर जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ जो गाँव होगी वो क्या करेगा, पानी से भर जाएगा, पर यहाँ तो नहीं आएगा ना। तो इसको कम हो, तो इसके लिए क्या करता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पुलिया बना दिया, तो इस पुलिया से पानी चला जाएगा इधर की तरफ, तो दोनों तरफ जो पानी बट जाएगा, तो इससे इसको भी कम क्षति होगी और इसको भी कम होगी, तो दोनों तरफ का जो पानी का पूर्ति है वो हो जाएगा, पानी का पूर्ति दोनों तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके का जो निर्माण होते हैं ना, उसको निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना चलाया गया। ठीक है, उसको स्वीकृति दे दी गई है।
इसमें जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है कि ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना जो है का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, यह योजना विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, 1000 छोटे पुलों के निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, लक्ष्य क्या है कि उन दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो अपर्याप्त या बुनियादी ढांचे के कारण जो है कठिनाइयों का सामना करते हैं। इससे मानसून के मौसम में जो है दुर्गमता की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, जब नदी और नालों के जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और गाँव से संपर्क क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, इससे लाभ के बारे में बताया जा रहा है। लाभ कह रहा है पुलों के निर्माण से ग्रामीण आबादी के लिए परिवहन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे वस्तु और लोगों को आवाजाही आसान हो सकेगी। उन्नत बुनियादी ढांचा का विकास होगा, जिससे किसानों, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को बाजारों से जोड़कर जो है हमेशा रखा जा सकेगा, और इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास में उन क्षेत्रों में मदद होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो पहुंच है वो भी सुधार होगा उसमें भी, और स्कूली बच्चों एवं तत्काल जो चिकित्सा सेवा की देखभाल है उसके लिए रोगियों का जो तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, तो ये इसकी लाभ है। तो ये योजना है, कौन सी योजना की स्वीकृति दी गई है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, याद रखना है इसको, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। ठीक है, अब जो है वो है बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति। ठीक है, इस पर चर्चा कर दी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है बिहार सरकार की पॉलिसी है। तो राज्य में जो है पर्यटन बुनियादी ढांचे और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024 को स्वीकृति दे दी गई है। यह सांस्कृतिक और पारिस्थितिक व विरासत पर्यटन का केंद्र बनेगी। कौन सी, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक व विरासत पर्यटन का केंद्र बनेगी। तो जो बिहार में जो विरासत है, जो सांस्कृतिक है, वो जो पारिस्थितिक है, उनमें जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर हाट बनाया जाता है, जैसे मिथिला हाट बनाया जाता है, भोजपुर हाट बनाया जाता है, जो रिवर फ्रंट है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बनाए जाते हैं ताकि क्या करें, पर्यटन को बढ़ावा, जो यहाँ पे विरासत है जैसे कि नालंदा में है, राजगीर में है, ठीक है, मिथिला में देखें तो बलिराजगढ़ है, सुपौल में है, तो इस तरीके से जो मंदिर है काफ़ी सारे, उन सबको पर्यटन के केंद्र बनाएं ताकि उनका जो है क्या हो, जीर्णोद्धार हो करके बिहार के जो बाजार नीति है उनको मिले। तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ का जो लोकल रोजगार होगा ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और वहाँ के जो लोकल मार्केट में जो वस्तुएं हैं उनमें बिक्री होगी। ठीक है, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, बिहार में सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और पर्यटन स्थल के रूप में इसके आकर्षण को बढ़ाना है। पर्यटन संबंधी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ठीक है, और रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इससे अवसंरचना विकास होगा, इसमें पर्यटकों के लिए सहायता होगी। ठीक है, जिससे कि परिवहन, आवास और सुविधाओं में जो है लाभ पहुंचेगा। विरासत संवर्धन होगा, जैसे कि बोध गया, नालंदा, राजगीर सहित बिहार के समृद्ध जो सांस्कृतिक स्थल है, ऐतिहासिक विरासत है, उसको प्रदर्शित करने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सरकार भी एक हिस्सा लगाएगी और पब्लिक जो है वो भी एक हिस्सा लगाकर इसमें निवेश करेगी, निवेश को बढ़ावा देगी। इससे क्या होगा कि व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए जो है वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक है, विपणन एवं संवर्धन। ठीक है, तो बिहार के अद्वितीय आकर्षणों को उजागर करने हेतु विपणन अभियान जो है वो शुरू किया गया। विपणन मतलब मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग अभियान जो है वो शुरू किया गया, जो बिहार के लोकल जो उत्पाद हैं, जैसे कि हथकरघा उत्पाद है, जैसे कि भागलपुर का शॉल है, ये सब जो सिल्क उद्योग है, इन सब को, पोल्ट्री फार्म है, मछली उद्योग है, ठीक है, इन सबको क्या होगा कि मखाना उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं जिन पर विपणन और संवर्धन में क्या होगा, मिलेगा, और उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का उपयोग भी बढ़ेगा। बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल को यदि देखें तो बोध गया में महाबोधि मंदिर है, राजगीर में विश्व शांति स्तूप है, नालंदा पाटलिपुत्र का प्राचीन शहर है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये सब है। ठीक है, और भी नए नए जगह बनाए जा रहे हैं। सहारा इंडिया पर एक नज़र डाल लेते हैं, इसमें निवेशकों को राहत मिला है। ठीक है, तो सहारा इंडिया समूह वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण बिहार के 33,000 निवेशकों सहित पूरे भारत में लाखों निवेशक अपना पैसा वसूलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, देश भर के करीब 10,000 करोड़
ठीक है, 10 करोड़ निवेशकों के लगभग 1 लाख करोड़ जो है 1 लाख करोड़ रुपये सहारा इंडिया समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसे हुए हैं। ठीक है, इनमें बिहार के 33,000 निवेशक शामिल हैं, जिनके 410 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने पैसा वापस करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कुछ निवेशकों को 10,000 रुपये भी मिल चुके हैं। ठीक है, 10,000 रुपये मिल भी चुके हैं, किस्त बाय किस्त करके लौटाया जा रहा है। अब रिफंड की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। सहारा इंडिया समूह ने CRC सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, जिसके माध्यम से निवेशक अपनी लंबित राशि का दावा कर सकते हैं। चलिए, जिला प्रशासन ने अपने आधिकारिक वेबसाइट के पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। निवेशकों को रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पोर्टल के माध्यम से अपने दावे तुरंत प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, आज का जो अंतिम टॉपिक है वो है ज्योतिका त्यौहार। ठीक है, जो बिहार में मनाया जाता है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। ठीक है, इसमें माताएं जो क्या रखती हैं, अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत होता है। तो हाल ही में बिहार में ज्योतिया त्यौहार के दौरान नदियों और तालाबों में डूबने से 37 बच्चों को सहित जो है कम से कम 46 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका मुख्य बिंदु इसलिए ये चर्चा में रहा था। देखिए, ज्योतिका जीवित पुत्रिका, जिसे जितिया, ठीक है, हम लोग जितिया ही इसमें उच्चारण करेंगे, तो जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी भारत में, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। यह त्यौहार माताएं अपने बच्चों के कल्याण, लंबी आयु और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह त्यौहार 3 दिनों तक चलता है। नहाय खाए के साथ यह शुरू होता है, जिसमें माताएं शुद्धिकरण, स्नान और पौष्टिक भोजन का आनंद लेने के साथ शुरू होता है। व्रत दिवस जो है दूसरे दिन कठोर व्रत का अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें निर्जला व्रत होता है। पारण जो होता है अगले दिन होता है, तीसरे दिन समाप्त होता है। यहाँ भोजन के साथ व्रत को तोड़ा जाता है। ठीक है, यह त्यौहार हिंदू की जो पौराणिक कथा है उस पर आधारित है। विशेष रूप से राजा जिमुतवाहन की कहानी को याद करते हुए दूसरों के कल्याण के लिए, उनके बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है, बिहार के और अन्य त्योहारों की बात करें तो सबसे बड़ा त्यौहार तो कौन है? छठ पूजा है। ठीक है, प्राचीन त्यौहार है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा का सम्मान करता है। यह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में दीपावली के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। सोनपुर पशु मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो दीपावली के बाद पूर्णिमा के दिन गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होता है। मकर संक्रांति है बिहार का फसल त्यौहार, जो जनवरी में पुष्प चढ़ाने, गंगा में पवित्र स्नान और पूजा के साथ मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव है। राजगीर में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नृत्य और संगीत का एक रंगारंग उत्सव आयोजित किया जाता है। बुद्ध जयंती है, मई माह में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। झिझिया लोक नृत्य है। यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा नवरात्रि त्योहार के दौरान किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो ये सितंबर माह का कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे आपसे हम किस में, तो अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, हम लोग उल्टा चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो है नज़दीक है, तो हम लोग लास्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगस्त के टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।